ओके, अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे अपने एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस को। जैसे कि पहले ही हमारी एप्लीकेशन थी वो थी पार्टिकल इन अ बॉक्स की। ठीक है कि अगर मेरे पास कोई पार्टिकल है, पार्टिकल अगर हम लेते हैं तो ज़्यादातर कौन सा लेते हैं, इलेक्ट्रॉन लेते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन किसी बॉक्स के अंदर कन्फाइन है और उसकी कोई डायमेंशन है 0 से L, उसकी हमने एक लेंथ ली हुई थी। फिर हमने श्रोडिंगर इक्वेशन को यूज़ किया था और उसको यूज़ करते हुए कुछ सॉल्यूशंस निकाले थे। सॉल्यूशंस के साथ फिर हमने कॉन्स्टेंट्स निकाले थे और फिर हमने के की वैल्यू निकाली थी, जो हमें पता चली थी कि जो एनर्जी होती है किसी पार्ट बॉक्स के अंदर वो किस तरह से क्वांटाइज्ड होती है। और फिर हमने बिहेवियर भी देखा था कि किस तरीके से जो वेव है, पार्टिकल है, वो वेव की फॉर्म में उस बॉक्स में ट्रैवल कर रहा है। तो क्वांटम मैकेनिक्स में बेसिकली यही एक बात होती है पार्टिकल के बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में, कि जब हम उसको देखते हैं तो वो एक वेव की शक्ल में होता है और जब हम उसको नहीं देखते तो एक पार्टिकल है। मतलब जैसे ही हमने उसको देखा तो वो हमें फ़ील होता है कि कोई वेव सी ट्रैवल हो रही है, लेकिन जैसे ही हम उसको वहाँ से नज़र अपनी ख़त्म करते हैं, जो कहीं और देखते हैं, तो वो एक पार्टिकल बन जाता है। तो यही इसी चीज़ को देखते हुए कि हमने एज ए पार्टिकल उसको ट्रीट किया, लेकिन उसकी जो आगे से सॉल्यूशंस निकले वो हमने ड्रॉ किए। साइनोसॉइडल वेव फंक्शंस बन रहे थे और वो बता रहे थे कि किस तरीके से एंड पॉइंट्स के ऊपर उसका एम्पलीट्यूड 0 है और जो दरमियान वाला हिस्सा है बॉक्स का, उसमें उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है। तो वो तो हो गई पार्टिकल इन अ बॉक्स की बात। अब एक और एप्लीकेशन आज हमने करनी है विच इज़ पोटेंशियल स्टेप। आज हम पोटेंशियल स्टेप करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम हार्मोनिक ऑसिलेटर करेंगे। अभी पोटेंशियल स्टेप की बात करते हैं। तो पोटेंशियल स्टेप से मतलब क्या होता है, बिल्कुल वही जो एक स्टेयर्स का स्टेप होता है, बिल्कुल वैसे ही ये भी एक स्टेप है। ये देखें, ये एक इसका पोटेंशियल डाउन है, फिर ये स्टेप ऊपर गया और ये एक स्टेप बन रहा है। तो ये जो चीज़ है, राइज़ जो आ रहा है, ये किसका राइज़ आ रहा है, ये पोटेंशियल का राइज़ आ रहा है। ठीक है, और ये मैक्सिमम पोटेंशियल। अब दो रीजन हमने इसमें डिस्कस करने हैं, एक रीजन 1 है और एक हमारे पास क्या है, रीजन 2 है। तो जो रीजन 1 है वहाँ से पार्टिकल ने ट्रैवल करना है रीजन 2 में जाने के लिए, तो उसके लिए दो पॉसिबिलिटीज़ होंगी। एक ये कि जब उसकी एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इस पोटेंशियल से कम होगी तो रीजन 1 में वो किस तरीके से बिहेव करेगा, कैसे ट्रैवल करेगा, और जब उसकी एनर्जी रीजन V0 से इंक्रीज़ हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, तो फिर क्या क्या करेगा, क्या वो रीजन 1 में रहेगा या रीजन 2 में चला जाएगा। तो ये एक एप्लीकेशन है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की आफ्टर ए पार्टिकल इन अ बॉक्स। तो उसको आज हम स्टडी करेंगे। तो हमें जैसे कि पता है कि जब पार्टिकल के पास कोई एनर्जी आएगी, इलेक्ट्रॉन के पास कोई एनर्जी अगर है और अगर वो पोटेंशियल V0 से ज़्यादा होगा तो ही वो इस रीजन तक जा सकेगा। यानी इतना पोटेंशियल है, ये पूरा पोटेंशियल नहीं है, ये बता रहा है कि इस एक्सिस के ऊपर आपका पोटेंशियल V है, लेकिन जो हमारी एप्लीकेशन है, जो प्रॉब्लम है, वहाँ पे पोटेंशियल V0 है। तो V0 से अगर एनर्जी इसकी ज़्यादा होगी तो ही पार्टिकल इसके अंदर जाएगा। तो उन्होंने कहा चलें ठीक है, पहला हम केस कंसिडर करेंगे जब एनर्जी इसकी ज़्यादा नहीं होगी बल्कि कम होगी। तो जब पार्टिकल अप्रोच करेगा इस पोटेंशियल स्टेप को, तो वो क्या करेगा, स्लो डाउन हो जाएगा। ये पोटेंशियल और ये एक्स है। जैसे जैसे वो पोटेंशियल के पास जाता जाएगा, उसकी जो फोर्स है वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज़ होती जाएगी। ठीक हो गया, इट विल स्लो डाउन, क्योंकि हमें पता है कि फोर्स और एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे वो उसके पास जाएगा उसका फोर्स कम होती जाएगी तो वो स्लो होता जाएगा। तो हम उसके बाद जो काइनेटिक एनर्जी जितनी भी होगी, यानी स्लो हो गया, उसके बाद एक्सेलरेशन नहीं, मींस वेलोसिटी नहीं, तो काइनेटिक एनर्जी भी उसकी कम हो जाएगी। सारी सारी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में। और इस तरह पार्टिकल के पास अगर सफिशेंट एनर्जी नहीं होगी कि बैरियर को ओवरकम कर सके, तो उस केस में हम इस क्वांटम मैकेनिकली इस प्रॉब्लम को देखना चाहें तो ये कंडीशन बनती है कि अगर V ऑफ x 0 है, यानी x इज़ लेस दैन 0, x 0 है यहाँ पे और ये लेस दैन 0, यहाँ पे हमारे पास जो एनर्जी है वो V0 से कम है। ठीक है, तो हमारे पास और जो ये वाला रीजन है जो x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो V0 है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हेयर एनर्जी, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द पोटेंशियल। तो पोटेंशियल इधर यहाँ पे हमारे पास 0 है, x इज़ लेस दैन 0 पे, और x इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 पे हमारा पोटेंशियल V0 है। यानी V0 यहाँ तक ये सारा का सारा मेरे पास क्या है, V0 पोटेंशियल है।
तो नेक्स्ट हम चलते हैं पहले केस की तरफ, जब हम कहते हैं कि हमारे पास एनर्जी जो है ग्रेटर देन वी नॉट हो जाए। तो जब ई नॉट से ग्रेटर हो जाती है एनर्जी, तो हमारे पास देखें दो किस्म के रीजन्स हैं। ये पहला रीजन, ये दूसरा रीजन। इसमें पोटेंशियल कम वाला रीजन है, ये पोटेंशियल ज़्यादा वाला रीजन है। यानी यहाँ पे वी जो है वो ज़ीरो है इस सारे रीजन में, और यहाँ पे वी नॉट था जो मैंने पीछे बनाया था, उसको मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। तो ई इज़ ग्रेटर देन वी नॉट, उसके लिए हमने टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन को यूज़ किया है। और हमने जैसे केस, अगर मैं पहला रीजन ले रही हूँ तो रीजन 1 में पोटेंशियल क्या है, मेरे पास ज़ीरो है। जो उसका इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल है, इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो पोटेंशियल से ज़्यादा है, लेकिन रीजन 1 में पोटेंशियल जो है वो ज़ीरो है। इस चीज़ को ज़रा गौर से आपने मेरी बात को सुनना है कि यहाँ पे देखें मैंने एक तरफ तो लिखा हुआ है E इज़ ग्रेटर देन वी नॉट। तो इसका मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है जो क्या है वी नॉट से ज़्यादा है। कहाँ पे, रीजन 1 में। रीजन 1 कौन सा, ये वाला रीजन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है तभी तो वो ट्रांसमिट इसके ऊपर से जाएगा, ये ट्रांसमिट करेगा, या रीजन 1 से रीजन 2 में जाएगा। कब, जब उसकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, वी नॉट से ज़्यादा होगी। लेकिन हम ये भी कंडीशन पीछे पेज पे बता चुके हैं कि हमारे पास एक्स इज़ लेस देन ज़ीरो पे पोटेंशियल क्या है, ज़ीरो है। ठीक है, जैसे ये एक्स ज़ीरो है और लेस देन ज़ीरो पे सारा पोटेंशियल क्या, ज़ीरो। यहाँ पे मैंने देखे कोई पोटेंशियल ऊपर नहीं ड्रॉ किया हुआ, ये पोटेंशियल नीचे है सारा। ठीक है, यहाँ पे ये ज़ीरो है, फिर ये राइज़ होके यहाँ पे ये वी नॉट है। तो यहाँ पे जब इस रीजन में बात करूँगी तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी तो ज़्यादा है वी नॉट से, लेकिन यहाँ पे वी नॉट जो है वो ख़ुद जो है वो क्या है, ज़ीरो। ठीक है, दिस इज़ द कंडीशन ऑफ रीजन 1। उसके मुताबिक ये देखें, जो श्रोडिंगर इक्वेशन होती है ये ई माइनस वी होती है। तो वी यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि हम रीजन 1 की बात कर रहे हैं। तो ये जो इक्वेशन है टोटल ये बनेगी, और जिसका जो सोल्यूशन है वो इस तरह से बनेगा। तो जो ये वाला पार्ट होता है इसको हम इंसिडेंट पार्ट कहते हैं, यानी जब इलेक्ट्रॉन जाके टकराएगा इस पोटेंशियल के साथ तो उसको एक इंसिडेंट वेव की फॉर्म में आएगा। जैसे कि आप लोग अपने वेव्स एंड ऑप्टिक्स वगैरह में भी देखते थे, इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टेड वेव। तो हम इलेक्ट्रॉन को एज ए वेव कंसिडर करेंगे, हम उसको अभी देख रहे हैं तो वो एक वेव बन जाएगा। तो जब वो रीजन 1 से जाएगा पोटेंशियल के ऊपर कोलाइड करेगा तो वो एक पार्ट उसका इंसिडेंट वेव बन जाएगा, दूसरी जो पार्ट होगी उसकी वो रिफ्लेक्टेड हो जाएगा। यानी कुछ हिस्सा अगर उसकी एनर्जी कम हुई तो वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, और अगर वो उसकी एनर्जी ज़्यादा हुई तो वो क्या करेगा, ट्रांसमिट कर जाएगा। तो दोनों केसेस को हम कंसिडर करेंगे। लेट्स सपोज अगर एनर्जी हमारे पास कम है, ठीक है, लेट्स सपोज एनर्जी कम है तो वो क्या करेगी, आधी वेव तो इंसिडेंट हो गई और आधी उसमें से क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। तो ये जिस तरीके से हमने पार्टिकल इन अ बॉक्स में K1 एनर्जी K की वैल्यूज़ निकाली थी, बिल्कुल वैसे ही K की वैल्यू निकाली हुई, लेकिन हम उसका नाम K1 कह दिए। तो ये आपके पास K1 हो जाएगा 2me/h²। और यहाँ पे होगा कि सम पार्टिकल्स जो है वो इंसिडेंट हो जाएंगे और सम पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगे। इसी तरह इसी कंडीशन के लिए अगर हम बात करें दूसरे रीजन में जहाँ पे अब वी ज़ीरो नहीं है, अब वी नॉट आ गया है, तो ये सेकंड रीजन के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन लिखी है। तो इस तरह के इक्वेशन का जो सोल्यूशन होगा वो कुछ इस तरह से होगा। अब देखें यहाँ पे ए और बी नहीं है बल्कि सी और डी है। तो जो सारा काम जो करना है इस सी और डी ने करना है, बाकी जो उसका बिहेवियर है वो तो वही रहेगा। लेकिन एनर्जी जो के है आपका वेव वेक्टर जो एनर्जी पर डिपेंड कर रहा होता है, पहले K1 था अब K2 है, क्योंकि एनर्जी जो है अब ये देखें ये फैक्टर ई जो है डिक्रीज़ हुआ है माइनस वी नॉट से। तो फिर हम जहाँ पे 2m/h² ई था, अब वहाँ पे 2m/h² ई माइनस वी नॉट हो जाएगा, ये आपका K2 हो जाएगा। कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस इसमें नहीं यूज़ हो रही है, जस्ट श्रोडिंगर इक्वेशन को यूज़ किया है दो दफ़ा, एक दफ़ा रीजन 1 में, एक दफ़ा रीजन 2 में। रीजन 1 में हमने वी को ज़ीरो ले लिया था और रीजन 2 में हमने वी को कंसिडर किया था जो कि होता है रीजन 2 में पोटेंशियल। और उसमें हमने बता दिया था कि यहाँ पे जो दो फंक्शंस आए थे, एक इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड के थे, क्योंकि रीजन 1 था इसमें जो एनर्जी थी वो हमारे पास पोटेंशियल जो था वो कम था, तो इसलिए वो रिफ्लेक्ट बैक हो गया। लेकिन जब रीजन 2 में गया तो वहाँ पे उसकी एनर्जी जब ज़्यादा होगी तो रीजन 2 में जाएगा, और वहाँ उस केस में हमारे पास क्या होगा, दो केसेस होंगे। एक तो हमारे पास जो वो हिस्सा आएगा जो क्या है ट्रांसमिटेड है, और जो दूसरा हिस्सा ये वाला, ये कौन सा होगा, ये वो वेव होगी जो प्लस इन्फिनिटी से नेगेटिव की डायरेक्शन में आएगी। अगर आप ये देखें फिगर गौर से
तो इसमें भी एक मेरे पास ये वाला इंसिडेंट का कोफिशिएंट ए है, रिफ्लेक्टेड का कोफिशिएंट बी है, और रीजन 2 में सी जो है ये ट्रांसमिटेड कोफिशिएंट है, और ये जो हमारे पास डी है अगेन इंसिडेंट कोफिशिएंट है, जो कहीं प्लस इन्फिनिटी से कोई वेव इसका हिस्सा आ रहा है जो, और लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव एक्सिस की तरफ है। अब ये नेगेटिव एक्सिस की तरफ का क्या मतलब है कि देखें यहाँ पे भी जो एक्सपोनेंट है इसके कौन सा डिकेइंग फंक्शन है, यहाँ पे भी एक्सपोनेंट डिकेइंग फंक्शन है, जो हमें यही बता रहे होते हैं कि ये जो सेकंड पार्ट होता है वेव का, ये कोई ऐसी जगह से आ रहा है जहाँ से वो नेगेटिव डायरेक्शंस को अप्रोच कर रहा है। पहले रीजन में तो समझ आ जाती है कि यहाँ से वो रिफ्लेक्ट बैक हुआ तो इसलिए वो नेगेटिव की तरफ हो गया, लेकिन यहाँ पे हम उसको इस तरीके से करते हैं कि जैसे वहाँ से कोई हिस्सा आ रहा है। लेकिन अब हमारे इस केस में ऐसा तो कुछ नहीं है ना कि यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, हमने तो इलेक्ट्रॉन एक ही दिया है तो इसने यहाँ से यहाँ पे जाना है, तो हम इस डी वाले पार्ट को क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे या ज़ीरो कर देंगे कि नो पार्टिकल्स फ्लो टू द रीजन 1 एंड डी मस्ट बी ज़ीरो। तो कोई ऐसा पार्टिकल नहीं जो 2 से 1 में जाए, बल्कि हाँ 1 से 2 में जा रहा है, तो इस वजह से हमारे पास डी का जो कोफिशिएंट है वो डी ज़ीरो कर देंगे। अब एक कॉन्टीन्यूटी कंडीशन होती है। कॉन्टीन्यूटी कंडीशन क्या होती है कि हमारे पास आपके जो बाउंड्री कंडीशंस होती हैं उसके ऊपर फंक्शंस जो होते हैं सेम होते हैं। कौन से फंक्शंस, वेव फंक्शंस। अब दो वेव फंक्शंस हैं आपके पास, कौन कौन सा, एक है आपके पास psi1 और दूसरा वेव फंक्शन कहाँ गया आपका है, दूसरा ये psi2, और ये बाउंड्री कंडीशंस पे दोनों फंक्शंस क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, psi1 एंड psi2। और बाउंड्री कंडीशन क्या है जी, पहली कंडीशन हम ले लेते हैं जी x इज इक्वल टू 0, जो समझ लें इसका मिडल पॉइंट है। तो x इज इक्वल टू 0 होगा तो ये वाली टर्म तो हम वैसे ही ख़त्म कर चुके हैं, ये वाली, ठीक है। तो ये वाली जो दो टर्म्स हैं इसका एक्सपोनेंट में 0 पुट करो तो ये भी 1 ये भी 1, तो a प्लस b हो जाएगा, और ये मेरे पास सिर्फ c रह जाएगा। और मैंने क्या कंडीशन क्या, कॉन्टीन्यूटी कंडीशन एट बाउंड्री कंडीशन psi1 शुड बी इक्वल टू psi2, तो वो फिर जब इसमें पुट करो तो ये हो जाएगा a प्लस बी इज़ इक्वल्स टू c। अब अगर ये बाउंड्री कंडीशन पे कोई वेव फंक्शन इक्वल हो जाता है तो उसका जो डेरिवेटिव है वो भी इक्वल होना चाहिए। दिस इज़ ऑल्सो ए कॉन्टीन्यूटी कंडीशन। तो यानी कि अगर किसी बाउंड्री कंडीशन के ऊपर दो फंक्शन ज़ीरो हो रहे हैं तो उन फंक्शंस का डेरिवेटिव भी ज़ीरो, यानी उन फंक्शन में का चेंज भी ज़ीरो होना चाहिए। ये नहीं कि फंक्शन सिर्फ ज़ीरो है तो चेंज कोई ना कोई होगा। जब फंक्शन ज़ीरो है तो ऑब्वियसली उसके अंदर जो चेंज है वो भी ज़ीरो होना चाहिए। तो दिस इज़ कॉल्ड द कॉन्टीन्यूटी कंडीशन। तो जो चेंज हमने देखा उसके अंदर, उसके लिए हमने क्या किया, दोनों का डेरिवेटिव लिया। जब डेरिवेटिव लिया तो k1 a माइनस बी आ गया और एक k2 c आ गया। अब इस c की जगह हमने a प्लस बी यहाँ पे, ये कहाँ से आया, ये आपने psi1 और psi2 का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। psi1 का ये है और psi2 का ये है, ठीक है, d ज़ीरो ले लेना है। तो यहाँ से डेरिवेटिव लेंगे, c की वैल्यू a प्लस बी आप पुट करेंगी, यहाँ पे c की वैल्यू a प्लस बी पुट की, और ये आपके पास आ गया। इसको खोल के लिख लें, कॉमन को अंदर मल्टीप्लाई कर लें और b की वैल्यू को कोफिशिएंट को अलग कर लें, और ये आपका b की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ a। अब अगर आपने c की वैल्यू निकालनी है, b कौन सा कोफिशिएंट होगा हमारे पास, यहाँ पे हमने क्या कहा था, b इज़ बेसिकली ए रिफ्लेक्टेड कोफिशिएंट, ठीक है। यहाँ पे आप देखें दिस इज़ b एंड दिस इज़ रिफ्लेक्टेड कोफिशिएंट। तो अगर b निकालें तो रिफ्लेक्टेड, अगर मैं c निकालूंगी तो c मेरे पास कौन सा होता है, ट्रांसमिटेड कोफिशिएंट। तो उसको भी मैंने सिंपल इन्हीं इक्वेशंस के अंदर वैल्यू पुट किया। अब मैं c मेरे पास क्या है, a प्लस b की वैल्यू आ गई है, a में पुट कर दी मैंने यहाँ पे, और ये मेरे पास आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, ये भी क्योंकि a है ये भी a ही है, यहाँ पे मैंने लिखना भूल गई हूँ। तो इसको जब सॉल्व करेंगे ये आपके पास c आ गया विच इज़ द ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, यानी कि जो कोफिशिएंट बताया कितना एम्पलीट्यूड या कितना वेव का हिस्सा जो है वो ट्रांसमिट कर रहा है इस प्रॉब्लम के अंदर। तो b और c जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड, यानी b जो a जो होता है इंसिडेंट है, b रिफ्लेक्टेड है और c ट्रांसमिटेड है। और सेकंड रीजन के अंदर कोई ऐसी रिफ्लेक्शन नहीं हो रही सेकंड से 1 की तरफ, तो इसलिए d ज़ीरो है। तो हम इस तरह से इन टर्म्स को सॉल्व करके इनकी वैल्यूज सिमिलरली निकालते जाएंगे, ठीक है। मैंने अभी वैल्यू शायद निकाली है सिर्फ b की निकाली है, ठीक है, b की निकाली है a की टर्म में और c की निकाली है a की टर्म में, ठीक है। आप b और c को यूज़ करके इवन a की भी टर्म्स में निकाल सकते हैं, a भी निकाल सकते हैं।
तो अब आपके पास ये क्या है जी, ये ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन कोफिशेंट्स हैं। अभी वो जो कोफिशेंट मैंने आपको निकाले थे सी और ए, सी हमारे पास कांस्टेंट्स थे, अब हम कोफिशेंट्स निकालने लगे। तो जो कोफिशेंट्स हैं वो क्या है, ट्रांसमिटेड का मतलब क्या है, जितना इंसिडेंट हुआ, और ये सी क्या है, जितना ट्रांस दिस ए इज़ इंसिडेंट एंड सी इज़ ट्रांसमिटेड। यानी ट्रांसमिटेड का जब डैडी आपने रेशो ली, दिस इज़ बेसिकली रेशो फार्मूला, जिसको आप डिवाइडिंग करके भी फार्मूला निकालते हैं ना कोफिशिएंट से। आपको ये कैसे बताएं, और हाँ, जो आपके पास आउटपुट होती है या एफिशिएंसी होती है, वो आप कैसे निकालते हो, इनपुट ओवर आउटपुट, सॉरी आउटपुट ओवर इनपुट करते हो, ऐसे ही है ना। तो अब आउटपुट हमारे पास क्या हो रही है, जितनी भी ट्रांसमिशन हो रही है, और इनपुट मेरे पास क्या है, जो इंसिडेंट हो रही है। तो जब जितनी भी ट्रांसमिट हो गई और डिवाइडेड बाय जितनी भी इंसिडेंट आ रही थी, उसका अगर उतना हिस्सा निकाल दिया जाए जो ट्रांसमिट हो गई, तो ये मेरे पास ट्रांसमिशन कोफिशिएंट दे देगा। और जितनी भी इंसिडेंट आ रही है ए, उसमें से बी जितनी भी रिफ्लेक्ट बैक हो गई, वो मुझे रिफ्लेक्टेड कोफिशिएंट दे देगा। ठीक है, तो इन दोनों को आपने वैल्यूज़ को ख़ुद निकालना है घर पे। मैं आपको चेक करूँगी, इसमें आपने सी की वैल्यू पुट करनी है, ए को बेशक वैसे ही रहने दें। लाइक यहाँ पे सी की वैल्यू क्या है, 2k1 ओवर k1 प्लस k2 इंटू ए। तो जब इसका स्क्वायर लेंगे आप, तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाय भी तो ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर से कैंसिल कर दें और बाकी सारे का स्क्वायर लेके ट्रांसमिशन का आपका आराम से कोफिशिएंट आ जाएगा। और इसी तरीके से आपका रिफ्लेक्शन का भी कोफिशिएंट आ जाएगा। अब हम अगली कंडीशन पे चलते हैं, अपना नेक्स्ट केस, जब हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी वी नॉट से कम हो, यानी वी नॉट से एनर्जी कम हो, और वो जाहिर सी बात है जब उसकी कम होगी तो वो ट्रांसमिट तो नहीं करेगा, जंप नहीं कर सकेगा उस पोटेंशियल स्टेप के ऊपर से। तो हमारे पास किस तरीके से कंडीशन बनेगी, तो हमारे पास अगेन श्रोडिंगर इक्वेशन हम यूज़ करेंगे, और उसका ऐसे ही रीजन 1 के लिए वेव फंक्शन आएगा। लेकिन यहाँ पे अब ए प्राइम बी प्राइम में लूँगी, वहाँ पे मैंने ए बी सी डी लिया था, यहाँ मैं ए प्राइम बी प्राइम लूँगी, जो फ़र्क करेगा इस कोफिशिएंट को पुराने कोफिशिएंट के साथ, जो बताएगा कि ये अब वो वाले कांस्टेंट्स हैं जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पोटेंशियल से कम थी, तो उसका क्या बिहेवियर था। तो उसी तरह से हमने k1 की वैल्यू भी निकाली। अब देखो ई माइनस वी नॉट है ना, ई माइनस वी नॉट, लेकिन हमने क्या कहा है कि ई जो है वो अब ज़्यादा नहीं है, बल्कि ई लेस हो गया वी नॉट से। अगर ई लेस हो जाएगा वी नॉट से, तो ये उलट जाएगा और साथ एक नेगेटिव साइन आ जाएगा, और नेगेटिव 1 जो है अंडर रूट के साथ बाहर आके आयोटा बना देगा। सही हो गया। इसी तरीके से सेकंड रीजन की में भी आप बात लिख सकते हो, साइड 2 की, उसमें सी और डी के साथ कर दोगे, तो ये आपको किसके बारे में बताएगा, ये आपको रिफ्लेक्शन, यहाँ पर ट्रांसमिशन हो ही नहीं रही, जो भी हो रही है वो रिफ्लेक्शन हो रही है। जो ट्रांसमिशन होगी, मतलब ये पार्ट उसका ट्रांसमिशन का पार्ट है, ये रिफ्लेक्शन का पार्ट है, और यहाँ पे ये इंसिडेंट पार्ट है और ये रिफ्लेक्शन पार्ट है। रीजन 1 है, ये रीजन 2 है। कब, जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है, कम है। तो इसका भी सोल्यूशन ऐसे ही आएगा। अगेन यहाँ पे हमें क्या पता चलेगा कि सोल्यूशंस मस्ट एट द बाउंड्री कंडीशंस, वही हमने कॉन्टीन्यूटी इक्वेशंस को यूज़ करते हुए इसको भी सॉल्व कर लेना है। लेकिन इसको सॉल्व करने की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जाएगा ही नहीं, हमने जस्ट इसको एक्सप्लेन करना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर एनर्जी नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन में एनर्जी नहीं है तो वो एक रीजन से दूसरे रीजन में जाएगा ही नहीं, और जब वो जाएगा ही नहीं तो फिर हमें तो ज़रूरत ही नहीं है उसको सॉल्व आगे करके कोफिशिएंट्स निकालने की, क्योंकि हमारे पास जो भी कोफिशिएंट है वो या तो इंसिडेंट है और रिफ्लेक्टेड है। तो इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड होगा। हाँ, अगर थोड़ा बहुत ट्रांसमिटेड आता भी है तो वो किस वजह से आएगा, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स, और क्वांटम मैकेनिक्स में वो अगर ट्रांसमिट हो रहा है तो वो ट्रांसमिट ऐसे नहीं हो रहा कि वो उसके पास एनर्जी नहीं है फिर भी वो जंप करके जा रहा है, वो क्या कर रहा है, बल्कि पेनिट्रेट कर रहा है रीजन 1 से रीजन 2 में। तो वो जो थोड़ा सा ट्रांसमिशन कोफिशिएंट इसके अंदर आएगा, वो सिर्फ इस वजह से आएगा, जिसको हम टनलिंग इफेक्ट भी कहते हैं, और फिर क्या कहते हैं, पेनिट्रेशन कहते हैं, जो क्वांटम मैकेनिकली सिर्फ पॉसिबल होती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर पोटेंशियल स्टेप। इसके नोट्स भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। थैंक यू सो मच।